नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच बनती बात की, बात करेंगे ईवीएम पर सामने आए एक और विवाद की, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की तैयारी की, जानेंगे ईडी के निशाने पर अब आया विपक्ष का कौन सा नेता, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव को लेकर ममता ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी को लिखी चिट्ठी। वन नेशन वन इलेक्शन को भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पिछले 10 सालों में देश में नौकरियों के अकाल बढ़ गए हैं। झारखंड सरकार ने ईडी से मांगे जवाब, पूछा किन मामलों में सीएम के प्रेस सलाहकार और साहिबगंज डीसी से ईडी करेगी पूछताछ। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 63 अंकों की तेजी के साथ 71,721 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 29 अंकों की तेजी के साथ 21,647 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय पूरे देश की सुर्खियों में छाई हुई है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हर जगह इस यात्रा की चर्चा हो रही है। 14 जनवरी से यात्रा शुरू हो रही है और अब यात्रा से पहले राहुल गांधी ने नया कैंपेन चालू कर दिया है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल की तरफ से यात्रा के रास्ते में अड़ंगे की नई साजिश भी सामने आ रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों में भी इस यात्रा से जुड़ने का उत्साह नजर आने लगा है। अब इसे देखते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के लिए न्याय योद्धा बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है, अब तो लेकर रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े और बने न्याय योद्धा। राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा से डरी बीजेपी यात्रा में रुकावट डालने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल पहले कांग्रेस न्याय यात्रा को इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू करने की अनुमति मांग रही थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। बाद में इसकी अनुमति मिली तो भीड़ पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद कांग्रेस ने न्याय यात्रा का स्थान ही बदल दिया। अब ये यात्रा मणिपुर में खोंगजोम के थौबल से शुरू हो रही है। मणिपुर का मामला सुलझा तो अब असम ने यात्रा के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी है। सरकार ने 2 दिन यात्रा के रात्रि विश्राम की इजाजत वापस ले ली है। असम में कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रता सैकिया ने इस मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने धेमाजी जिले में गोगामुख में स्कूल के मैदान पर रात्रि विश्राम के लिए अपने वाहनों को पार्क करने की इजाजत मांगी थी। हमें इसकी इजाजत भी मिल गई, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। इसी तरह जोरहाट में एक कॉलेज के खेल मैदान पर रात्रि विश्राम की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने वहां भी इजाजत नहीं दी है। अब साफ है कि कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी में घबराहट बढ़ती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस को एक और भी झटका लग गया है। दरअसल पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग शुरू की है। पार्टी उद्योग जगत की जगह देशवासियों से चंदा मांग रही है, लेकिन एक गलती से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो गया है। दरअसल कांग्रेस के प्रचार के लिए जारी पैम्पलेट पर गलत QR कोड प्रिंट हो गया। बाद में पता चला कि अकाउंट फर्जी है। दरअसल जब QR कोड पर स्कैन किया गया तो पता ये चला कि वो किसी दूसरी फर्जी वेबसाइट पर लेकर जा रहा है। कांग्रेस की वेबसाइट है donateinc.in, इसी पर पैसा भेजना था, लेकिन QR कोड लोगों को लेकर गया donateinc.co.in वेबसाइट पर। अब इस फर्जी वेबसाइट में CO एक्स्ट्रा है और इसी वजह से गलत वेबसाइट पर पैसा चला गया। कांग्रेस हर मुश्किल से लड़ने को तैयार है। बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है और इसमें पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन तो बना लिया, सीट बंटवारा कैसे कर पाएंगे, लेकिन अब सीट बंटवारा भी आसानी से हो रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल पश्चिम बंगाल में बताई जा रही थी, लेकिन ममता के तेवरों से साफ हो गया है कि यहाँ भी कोई मुश्किल नहीं है। इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर गुत्थी पूरी तरह से सुलझ गई है। अब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर सहमति के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगी। साथ ही पार्टी नेताओं को भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पार्टी के बड़बोले नेताओं से इंडिया गठबंधन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करने को कहा है। ममता ने पार्टी के प्रवक्ताओं की सूची में भी बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है और जिन प्रवक्ताओं ने कांग्रेस या इंडिया के खिलाफ बयानबाजी की है
उन्हें हटाने की बात कही है। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को प्रवक्ताओं की नई सूची तैयार करने को कहा गया है। ममता ने ये भी साफ कर दिया है कि जिन प्रवक्ताओं का नाम नई सूची में होगा वो ही इंडिया गठबंधन को लेकर बयान देंगे। इसके साथ ही पश्चिमी मेदिनीपुर के नेताओं के साथ बैठक में ममता ने पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को तैयार है। टीएमसी के सीनियर लीडर और लोकसभा सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर टीएमसी कांग्रेस के साथ खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है। टीएमसी की ओर से कांग्रेस को गठबंधन की सूरत में 4 से 6 सीट दी जा सकती है। बंगाल, पंजाब, यूपी कहीं भी सीट बंटवारे को लेकर इंडिया में परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन ईवीएम को लेकर जरूर परेशानी दिखाई दे रही है। विपक्ष की चिंता ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर है, तो सरकार की चिंता ईवीएम पर उठने वाले सवालों को लेकर है, क्योंकि सरकार ईवीएम के समर्थन में दिख रही है। इसी बीच ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या है प्रशांत भूषण का दावा, देखिए इस रिपोर्ट में। ईवीएम पर हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। चुनाव आयोग से तमाम सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवालों के जवाब से बचता नजर आ रहा है, जिसके बाद ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए ईवीएम हैक करने का दावा कर दिया है। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने एक गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगा दिए हैं। प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार ने ट्विटर से मेरे द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने के लिए कहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ईवीएम और वीवीपैट में आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। सरकार ईवीएम के खिलाफ बढ़ती आवाजों से इतनी डरी हुई क्यों है? वे हमें मतपेटी में डालने के लिए वीवीपैट पर्ची देने के खिलाफ क्यों है? चुनाव आयोग ईवीएम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिखाने को तैयार क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने इन सवालों के साथ ही अपने ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है, जिसमें एक तरफ उनका ट्वीट ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर है और दूसरी तरफ ट्विटर से भेजा गया उनको संदेश है जो कि पोस्ट हटाने को लेकर है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर सरकार ईवीएम पर उठ रहे सवालों से घबराई क्यों है? तो देखा आपने, ईवीएम के खिलाफ पोस्ट करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि छिपाया क्या जा रहा है। दूसरी तरफ सवाल महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले पर भी उठ रहे हैं। शिवसेना विवाद पर उनके फैसले को लेकर अब शिवसेना यूबीटी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है। तो क्यों फैसले से नाराज है ठाकरे गुट, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में बड़ा फैसला सुनाया। राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर का ये फैसला सीएम एकनाथ शिंदे के पक्ष में था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। स्पीकर के फैसले के बाद से ही विधानसभा अध्यक्ष और शिंदे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल नार्वेकर और शिंदे सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो स्पीकर का फैसला आया है वो लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे, हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जनता और शिवसेना को न्याय जरूर देगी। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने स्पीकर राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए कहा कि नार्वेकर ने खुद कई बार पक्ष बदला है। मेरी विनती है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले। उद्धव ठाकरे ने सवाल किया है कि 2018 की नियुक्ति अगर गलत थी तो ये लोग कैसे चुनाव में खड़े हुए और कैसे चुन कर आए। ठाकरे ने कहा कि शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना से नाता तोड़ दिया था। नार्वेकर ने जानबूझकर समय बर्बाद किया, ये आदेश मैच फिक्सिंग है। वहीं आपको बता दूं कि विधानसभा स्पीकर के फैसले पर संजय राउत ने भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात लॉबी ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने का खतरनाक षड्यंत्र रचा है। विधानसभा अध्यक्ष झूठे हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना को खत्म करके आप मुंबई को कब्जे में नहीं ले सकते हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी राहुल नार्वेकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे का पक्ष लेते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है कि शिंदे गुट ही असली सेना है, इस नाटक की पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। हम बिना किसी सहारे के इस प्रहसन को खेलते हुए देखते हैं। यही इस लोकतंत्र की जननी की त्रासदी है। यानी उद्धव ठाकरे के इस बयान से अब साफ हो गया है
कि उद्धव ठाकरे इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर उद्धव ठाकरे की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और विवाद चल रहा है, मथुरा का मंदिर मस्जिद का विवाद, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो क्या हुआ है सुनवाई के दौरान, देखिए ये रिपोर्ट। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद मामले को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने के मामले में सुनवाई हुई है। मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने 2 वकील और एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी को कोर्ट कमीशन में रखे जाने का अनुरोध किया है। मस्जिद पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष के तरफ से ये कहा गया है कि उनकी तरफ से बहस करने वाले एक अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने ये भी दलीलें दी कि सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी है, इसीलिए सुनवाई टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है। इससे पहले हाई कोर्ट ने मथुरा विवाद से जुड़े सभी 16 मुकदमों की एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है। तो अब इंतजार कोर्ट के फैसले का है, जो जल्द ही आ सकता है। मंदिर मस्जिद विवाद के साथ ही विवाद इस समय केंद्र की जांच एजेंसी ईडी को लेकर भी बना हुआ है, क्योंकि ईडी पर आरोप लग रहे हैं कि वो विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। और आज एक और विपक्षी नेता को ईडी ने समन भेज दिया है। तो इस बार किसे गया है ईडी का समन, देखिए ये रिपोर्ट। ईडी को लेकर देश भर में चल रहे बवाल के बावजूद विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ईडी की एक तरफा कार्रवाई के चलते विपक्ष ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसका आरोप है कि मोदी सरकार ईडी को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की साजिश रच रही है। अभी ये विवाद थमा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन मिल गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में समन जारी कर 11 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 43.69 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में केस दर्ज किया गया है। मामला साल 2001 से 2012 के बीच का है, जब बीसीसीआई ने जेकेसीए को राज्य क्रिकेट व अन्य खेल संबंधी गतिविधियों के विकास के लिए 112 करोड़ रुपए जारी किए थे और इसी में से जेकेसीए के पदाधिकारियों द्वारा 46.3 करोड़ का घोटाला किया गया। अब आपको बता दें कि उस वक्त डॉक्टर फारूक ही जेकेसीए के चेयरमैन थे। अब ईडी ने मामले में कार्रवाई करते हुए डॉक्टर फारूक को श्रीनगर के ईडी ऑफिस में उपस्थित होने का नोटिस जारी कर दिया है। विपक्ष के नेता सिर्फ ईडी के निशाने पर ही नहीं है, बल्कि केंद्र की एक और एजेंसी सीबीआई के निशाने पर भी विपक्ष के नेता आ गए हैं। सीबीआई अब टीएमसी नेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद से निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कैश फॉर क्वेरी के आरोप की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जा चुका है और अब सीबीआई महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा सचिवालय से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। ये वही रिपोर्ट है जिसमें कैश फॉर क्वेरी के आरोप में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। बता दें कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों पर लोकपाल की ओर से उसे भेजी गई शिकायत की जांच सीबीआई कर रही है। अगर लोकसभा सचिवालय मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी देने वाली आचार समिति की रिपोर्ट सीबीआई को भेजता है, तो सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकती है और आपराधिक आचरण की जांच के साथ आगे बढ़ सकती है। लोकसभा ने शीतकालीन सत्र के दौरान आचार समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ के अनैतिक आचरण के आधार पर उन्हें निष्कासित करने की मांग की गई थी। समिति ने गहन कानूनी संस्थागत जांच की भी सिफारिश की थी। बता दें कि महुआ मोइत्रा पर संसद में रिश्वत के बदले सवाल पूछने के आरोप लगे थे। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने के बाद ध्वनि मत से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खारिज कर दी गई थी। महुआ पर यह आरोप भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि महुआ पैसे लेकर अडानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछती हैं। महुआ पर अपनी लॉगिन आईडी भी किसी और को देने का आरोप लगा था। इससे राष्ट्र की सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। मोइत्रा 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, लेकिन पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताते अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बैठक से बाहर चली गई। टीएमसी नेता ने एथिक्स कमेटी पर व्यक्तिगत सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। वहीं विपक्ष दलों ने एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया है। कमेटी के विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पैनल ने अपनी जांच अनुचित जल्दबाजी और शिष्टाचार की पूरी कमी के साथ की है।
और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। बीजेपी मुसीबत के डबल इंजन से जूझ रही है। जहां कांग्रेस ने 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में आने के उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया है, वहीं शंकराचार्य ने भी 22 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है। मतलब वही होगा कि साहेब लाइटें और कैमरे और मीडिया महा इवेंटों की फहरिस्त में, यानी कि एक और महा इवेंट का नाम जुड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।